सुरों की मलिका, सुर सम्राट और दिग्गज आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक दिन पहले ही उन्हें सीने में इन्फेक्शन की शिकायत के चलते ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो अस्पताल से पूरी दुनिया को अलविदा कह गईं। आशा ताई के निधन पर पूरा देश, पूरा बॉलीवुड शोकाकुल है। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसने 8 दशकों से भी ज्यादा समय तक भारतीय सिनेमा और संगीत की दुनिया को आकार दिया और अब आशा ताई सिर्फ यादों में हैं। आशा भोसले, जिसका नाम आज पूरा बॉलीवुड बड़े अदब से आशा ताई पुकारता है। न तो आशा का नाम किसी पहचान का मोहताज है और न ही आशा की आवाज। आशा भोसले की पैदाइश एक संगीत घराने में 8 सितंबर 1933 में महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे गोर में हुई। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर महाराष्ट्र के मशहूर सिंगर और प्रसिद्ध नाटक कलाकार थे। आशा ताई की जिस आवाज की आज दुनिया दीवानी है, उस आवाज को सुरीला उनके पिता ने बनाया। आशा ने अपने पिता से 9 साल की उम्र तक शिक्षा ली। 9 साल की उम्र में उनके गुरु और पिता उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन आशा ताई ने हार नहीं मानी और रियाज करती रहीं और फिर बॉलीवुड में उन्होंने अपना डेब्यू किया 1948 में। आशा की फैमिली में उनकी 2 बहनें लता और उषा मंगेशकर भी सिंगर हैं और तीसरी बहन मीना और भाई हृदयनाथ मंगेशकर म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जहां उषा सिंगिंग में ज्यादा नाम नहीं कमा पाई, वहीं लता को आज पूरा देश आवाज की सरस्वती कहता है। लता और आशा ने साथ भी कई गाने गाए हैं, लेकिन लता के होते हुए भी आशा ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि शास्त्रीय संगीत, गजल और पॉप म्यूजिक के साथ संगीत की हर विधा में करीब 13,000 से ज्यादा गाने गाए। आशा जी की गायकी के अलावा जो उनका व्यक्तित्व था, वो हमेशा आपको, आप कितने भी अजीब और गरीब मूड में हो, आपको मुस्कुराने पर मजबूर करता था। आशा ताई के 3 बच्चे और 5 ग्रेट ग्रैंडसन और डॉटर हैं। वक्त का असर सब पर हुआ, हवाओं पर, फिजाओं पर, थोड़ा जिस्म पर और रूह पर भी, लेकिन इस आवाज की खनक में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। 2 बार आशा ताई को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। फिल्म फेयर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साल 2000 में सबसे बड़े सिनेमा सम्मान दादा साहब फाल्के से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने अनमोल आशा को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा है। आशा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करने वाले कलाकार के रूप में दर्ज है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। आशा ने कई बार कहा है कि अगर वो सिंगर ना होती तो शर्तिया बेहतरीन रसोइया होती। वैसे आशा जी की रेस्टोरेंट चेन दुबई और कुवैत में है भी, जिनमें उनकी 20% की हिस्सेदारी है। एक अंदाज में चुलबुली तो अगले ही पल मोहब्बत के सुर्ख एहसास से सजी। आवाज ऐसी कि संगीत के हर सुर की बस एक आशा हो, आशा भोसले। आशा की आवाज में जिंदगी का हर रंग बहता है, कहीं मोहब्बत का रंग, कहीं रुसवाई की परछाई। शोहरत यूं ही हासिल नहीं होती, हर कामयाबी की एक कहानी होती है। ये कहानी है आशा की। जी हाँ, आशा की कहानी, उम्मीदों की कहानी, ख्वाहिशों की कहानी, उड़ने की कहानी। सुरों की सरगम से आशा के दिल ने धड़कना सीखा था। संगीत की फुहारों के बीच मंगेशकर परिवार में आशा ने अपनी आंखें खोली थी। पिता दीनानाथ मंगेशकर के सुरों और साजों की खनक हर पल उनके कानों से उतर दिलो दिमाग में दाखिल होती रहती थी। होश संभाला तब तक तभी खिलौने छोड़ संगीत की सरगम से खेलने लगी थी। आशा का मुकद्दर ऐसी ही सरगम से बुना गया। बड़ी दीदी लता मंगेशकर को देख आशा ने, लेकिन 1942 में पिता दीनानाथ मंगेशकर की अचानक मौत के बाद गीत गाना आशा की भी जरूरत बन गई। 9 साल की आशा घर चलाने के लिए दीदी लता की उंगलियां पकड़े मुंबई आ गई।
दीदी की इतनी दुलारी कि लता चली जाया करती। एक दिन टीचर ने फटकार लगाई तो लता ने आशा के प्यार में स्कूल जाना ही बंद कर दिया। लेकिन किसे खबर थी कि जब आशा को मोहब्बत होगी तो वो दीदी से बगावत कर देंगी। 7 साल के संघर्ष के बाद मंगेशकर परिवार का ठिकाना मुंबई में पुख्ता हो गया था। इसी बरस में आशा को उनका पहला सोलो गाना गाने को मिला। आशा को तारीफें मिली। 16 बरस में कदम रख चुकी आशा को म्यूजिक डायरेक्टर्स ने नोटिस करना शुरू कर दिया। बस इसी बाली उम्र में आशा से एक खता हुई, वो खता जो जवानी में अक्सर होती है। नाम मोहब्बत, पहचान गणपत राव भोसले। उम्र में आशा से 2 गुने मोहब्बत बागी होती है और आशा 16 बरस में शादी करने का ऐलान करके आशा ने सबको चौंका दिया। माँ शेवाती मंगेशकर ने संगीत का वास्ता दिया। दीदी लता ने रिश्तों और जिम्मेदारियों का एहसास कराने की कोशिश की, मगर सब नाकाम। आशा मंगेशकर आशा भोसले हो गईं। इस नए रिश्ते ने पुराने तमाम रिश्तों से आशा को अलग कर दिया। लता न आशा की खुशी में शरीक थी और ना ही गमों में। आशा की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। गणपत राव से शादी के बाद 2 साल में 2 बच्चों की मां बन चुकी थी आशा, मगर सुरों का साथ आशा गाना चाहती थी, गुनगुनाना चाहती थी, मगर भोसले खानदान को ये पसंद नहीं था। बात बिगड़ी तो तीसरे बच्चे को पेट में ही लिए आशा को गणपत राव का घर छोड़ना पड़ा। मुश्किल की इस घड़ी में सारे दरवाजे बंद थे अपनों के, संगीत के। बस हौसलों की रोशनी थी और इस हौसले के दम पर आशा मामा के घर रहने चली गई। यहीं से शुरू हुआ आशा का सुरों की आशा बनने का सफर। आशा ताई हमेशा मुस्कुराती हुई, दिव्य जो उनका एक चेहरा है, हमेशा एक्शन में, हमेशा गाती हुई, इस उम्र में भी इतनी सक्रिय थी। कौन कर सकता है 90 साल में उन्होंने दुबई में जाकर जो लाइव परफॉर्मेंस दी। जिंदगी की राहों में दर्द से हुए रिश्तों ने आशा की आवाज में और भी रवानगी ला दी। लेकिन मुश्किल ये कि अब उन्हें शमशाद बेगम, गीता दत्त और खुद की बड़ी बहन लता के मुकाबले खड़े होने में काबिलियत हासिल करनी थी। आशा ने ये चुनौती कबूल कर ली। आशा की आवाज अलग थी, लेकिन उनके हिस्से उस दौर की बड़ी गायिकाओं के छोड़े हुए गीत ही आते। इस आवाज को पहचान मिलना अभी बाकी थी। ऐसे में आशा को मिला ओपी नैयर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर का साथ। वही ओपी नैयर जिन्होंने अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर से एक भी गीत नहीं गवाया और छोटी बहन आशा की आवाज के पैरोकार बन गए। 1956 में आई फिल्म CID के इस गाने के लिए ओपी नैयर ने गीता दत्त जैसी सिंगर से भी नाराजगी मोल ली। End of an era, end of what shall I say, an iconic situation. 50 के दशक में संगीत का समीकरण भी आशा और ओपी नैयर के पक्ष में बना। नूरजहां पाकिस्तान चली गई थीं, तो शमशाद बेगम और गीता दत्त ने गाने कम कर दिए थे। लता मंगेशकर के साथ ओपी नैयर की पुरानी अनबन थी। ऐसे में ओपी नैयर के लिए बची थी सिर्फ एक आशा, लेकिन वो एक आवाज ही जादुई असर के लिए काफी थी। बचपन में जिन अंग्रेजी स्टाइल के गानों को गाने के लिए आशा को फटकार मिलती थी, बड़ी होकर उसी शौकी को आशा ने अपना अंदाज बना लिया। संगीतकार पंचम दा के साथ आशा भोसले और इन दोनों ने साथ मिलकर कई बेहतरीन नगमे दिए। लेकिन आशा की जादुई आवाज को जिस संगीतकार ने पहली बार पहचाना और उसे जमाने के सामने लेकर आए, वो थे ओपी नैयर साहब। 50 के दशक में सबसे अलग और अलहदा आवाज थी आशा की। बावजूद इसके आशा को खुद को पहचान बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ा। आशा के हिस्से उस दौर की बड़ी गायिकाओं के छोड़े हुए गीत ही आते। ऐसा ही एक गीत आशा भोसले ने 1954 में राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश के लिए गाया। ये फिल्म कामयाब रही और लेकिन इस आवाज की पहचान बननी अभी बाकी थी। वो सिलसिला तब शुरू हुआ जब आशा को मिला ओपी नैयर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर का साथ। वो ओपी नैयर जिन्होंने पूरे करियर में लता मंगेशकर से एक भी गीत नहीं गवाया,
लेकिन छोटी बहन आशा की आवाज के पैरोकार बन गए। 1956 में आई फिल्म सीआईडी के इस गीत से पहले भी ओपी नैयर आशा भोसले से मेरे सनम और फागुन जैसी फिल्म्स में गीत गवा चुके थे। लेकिन सीआईडी के इस गीत के लिए ओपी नैयर ने गीता दत्त जैसे सिंगर्स से भी नाराजगी मोल ली। सीआईडी के डायरेक्टर गीता दत्त के पति गुरु दत्त थे। गुरु दत्त चाहते थे कि ये गीत गीता दत्त की आवाज में ही रिकॉर्ड हो। खुद ओपी नैयर भी गीता दत्त के साथ कई कामयाब गीत बना चुके थे, लेकिन इस बार आजमाइश वो आशा की आवाज की करना चाहते थे। आशा उस आजमाइश में कामयाब रही और इसके बाद आशा ओपी नैयर की जोड़ी भी। 50 के दशक में संगीत का समीकरण भी आशा और ओपी नैयर के पक्ष में बना। नूरजहां पाकिस्तान चली गई थी तो शमशाद बेग कम कर दिया था। लता मंगेशकर के साथ ओपी नैयर की पुरानी अनबन थी। ऐसे में ओपी नैयर के लिए बची थी सिर्फ एक आशा, लेकिन वो एक आवाज एक काफी थी। नैयर साहब के साथ आशा भोसले ने फिल्म तुमसा नहीं देखा, एक मुसाफिर एक हसीना और कश्मीर की कली जैसी कई सुपरहिट फिल्म्स के लिए गाना गाया। लेकिन साल 1972 में आशा ताई और ओपी नैयर के रिश्तों में खटास आ गई और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। आशा ने ओपी नैयर के लिए आखिरी गाना फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के लिए गाया। आशा भोसले के स्ट्रगल के दौर में एक और संगीतकार ने उनके हुनर को तराशा। वो संगीतकार थे रवि, जिन्होंने साल 1955 में फिल्म वचन के लिए आशा से ये गाना गवाया। आशा ताई की आवाज में ये लोरी गीत बेहद पसंद किया गया और आज भी माएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए ये गाना गाती हैं। संगीतकार रवि ने आशा की मदहोश कर देने वाली आवाज गीतों के लिए ही इस्तेमाल किया और आशा के साथ उनका ये एक्सपेरिमेंट भी सफल रहा। उस दौर में ज्यादातर सिंगर्स आशा भोसले को तभी याद करते थे जब उन्हें बी ग्रेड फिल्म्स के लिए गाने गवाने होते थे, लेकिन रवि ने आशा ताई का साथ नहीं छोड़ा और वो आशा की आवाज के साथ कई तरह के गाने रिकॉर्ड करते रहे, जिनमें से ये गाना भी खासा पॉपुलर हुआ। 50 और 60 के दशक में सचिन देव बर्मन सबसे सफल संगीतकारों में से एक थे। उस दौर में हर गायक का सपना होता था कि सचिन देव बर्मन उन्हें गाना गाने का एक मौका दें, लेकिन सचिन देव तो लता जी के मुरीद थे। फिर 1957 एसडी बर्मन और लता के रिश्तों में टास आई। तब बर्मन दा ने लता की जगह आशा भोसले को मौका देना शुरू किया। आशा ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और एसडी बर्मन के साथ उन्होंने कई सुपरहिट गाने दे दिए। एसडी बर्मन का साथ मिलने के बाद आशा भोसले फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गई और बड़ी दीदी लता मंगेशकर को टक्कर देने लगी। का सबसे सफल दौर आना अभी बाकी था और ये तब मुमकिन हुआ जब उन्हें मिला एसडी बर्मन के बेटे आरडी बर्मन यानी कि पंचम दा का साथ। आशा भोसले बर्मन साहब की काबिलियत से तो प्रभावित थी ही, उनके बेटे आरडी बर्मन का साथ उन्हें संगीत की नई डगर पर ले गया। हालांकि पहली बार आशा भोसले ने आरडी बर्मन के साथ रियाज करने से मना कर दिया था। आशा को लगा कि फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन है, तो उनका नौसिखिया बेटा सुरों की लय ताल क्या समझेगा। तब एसडी बर्मन ने कहा था, आशा तुम नहीं जानती, आरडी अपने आप में एक कंप्लीट म्यूजिशियन है। उसके बाद से आशा बर्मन साहब के हर गीत का रियाज आरडी के साथ करती गई। अब आशा पंचम के सुरों में कामयाबी की नई इबारत लिखने लगी थी। आरडी और आशा के बीच मोहब्बत की वजह रही वो मीठी सी टकरार। 1971 में पत्नी रीता से तलाक के बाद जिंदगी में अकेले पड़ गए आरडी बर्मन। के साथ था संगीत और आशा का साथ। तब आशा और आरडी की नजदीकियों की खबरें आम हो रही थीं और आशा उनसे शिकायत करती कि लोग क्या कहेंगे, तो आरडी का जवाब होता, कुछ तो लोग कहेंगे। ऐसी ही किसी बात पर आरडी को अपनी कही एक बात याद आई और बन गया एक गाना। आशा की आवाज को देख पंचम उनके लिए ज्यादातर हाई पिच वाले गाने ही बनाते। पिता के बाद मंजिल में भी आशा से उन्होंने ऐसे ही गाने गवाए, जिसमें आशा को अपनी आवाज खासी ऊंची करनी पड़ी। लेकिन वो संगीतकार खयाम ही थे जिन्होंने आशा की जादुई आवाज में मिश्री घोलने का काम किया। हालांकि खयाम के साथ आशा के रिश्ते काफी पुराने थे, लेकिन फिल्म उमराव जान में आशा और खयाम की जोड़ी को असली पहचान मिली। उमराव जान के गीतों के लिए आशा को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।
आशा की जिंदगी का ये सबसे सुनहरा दौर था। 80 के दशक में आशा भोसले मुंजरे के लिए मुफीद आवाज बन गई थीं, जैसे 70 के दशक में वो कैबरे और डिस्को सॉन्ग्स के लिए जानी जाती थीं। ये आशा की आवाज का ही जादू था कि वो मधुबाला से माधुरी तक, तो नूतन से उर्मिला मातोंडकर जैसी एक्ट्रेसेस की आवाज बनी। आशा भोसले ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। आज भी उनके गीत संगीत प्रेमियों के दिल में बसे हुए हैं। आशा ताई का संगीत करियर जितना चर्चा में रहा, उतनी ही सुर्खियों में उनकी जिंदगी भी रही। उनकी निजी जिंदगी आसान नहीं रही। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव और दुखों का सामना किया। दुखों से भरी थी आशा ताई की जिंदगी। पति ने की मारपीट, प्रेगनेंसी में छोड़ना पड़ा घर, खुद की जान लेना चाहती थी सिंगर। ससुराल में हुई थी बहुत ज्यादा टॉर्चर। जब बेटी ने ले ली खुद की जान, सदमे में आ गई थी सिंगर। बड़े बेटे की कैंसर से हुई मौत, आशा भोसले का दर्द सुन फैंस का टूट गया दिल। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन की जानकारी सिंगर के बेटे आनंद भोसले ने दी और बताया कि 13 अप्रैल को उनकी मां आशा भोसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी बीच आशा ताई की जिंदगी को लेकर हर किस्सा दोहराया जा रहा है। बता दें, अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गा चुकी आशा की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रही। आशा के करियर और उनकी अचीवमेंट के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, पर उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी तकलीफों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। रिपोर्ट्स की माने तो आशा ने पहली शादी 16 साल की उम्र में घर से भाग कर की थी। उनके पहले पति का नाम गणपत राव भोसले था, जो उनके सेक्रेटरी थे। आशा भोसले के परिवार और बहन लता मंगेशकर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि तब वो सिर्फ 16 साल की थी और गणपत राव 31 साल के थे। लेकिन आशा नहीं मानी और घर से भागकर शादी कर ली। हालांकि ये शादी 11 साल बाद ही टूट गई। कहते हैं सिंगर के साथ उनके ससुराल वाले बहुत बुरा बर्ताव करते थे। उनके साथ मारपीट की जाती थी, परेशान किया जाता था। तंग आकर आशा ने ससुराल और पति को छोड़ दिया। उस वक्त आशा ताई प्रेग्नेंट थी। दुखी होकर आशा भोसले ने जिंदगी खत्म करने का फैसला भी कर लिया था। हालांकि उनकी बहन लता मंगेशकर और परिवार ने उन्हें संभाल लिया। इसके बाद आशा भोसले ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले ही संभाली। आशा भोसले पहली शादी टूटने के बाद करीब 20 साल तक अकेली रही और फिर 47 साल की उम्र में दूसरी शादी की। उन्होंने दूसरी शादी मशहूर म्यूजिक कंपोजर आर.डी. बर्मन से की थी। यह सिर्फ आशा भोसले की ही नहीं बल्कि आर.डी. बर्मन की भी दूसरी शादी थी। पर यह साथ सिर्फ 14 साल रहा, जिसके बाद आर.डी. बर्मन का निधन हो गया और वो उन्हें छोड़कर चले गए। बता दें कि सिंगर के पहली शादी से उन्हें 3 बच्चे थे, हेमंत, वर्षा और आनंद। हेमंत आशा के सबसे बड़े बेटे थे और वो म्यूजिक कंपोजर थे, पर साल 2015 में कैंसर से उनकी मौत हो गई। वही बेटी वर्षा भोसले एक पत्रकार थी, पर उन्होंने 2012 में खुदकुशी कर ली थी।
पति से तलाक के बाद वर्षा टूट गई थी। फिर कहते हैं कि वो डिप्रेशन में चली गई और एक दिन गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वही छोटा बेटा आनंद भोसले, जो ना सिर्फ माँ आशा के करियर को मैनेज करता था, बल्कि उनका रेस्टोरेंट बिजनेस भी संभालता है। बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर में से एक आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो 92 साल की थी। आशा भोसले को 11 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सिंगर की पोती ने बताया था कि चेस्ट इन्फेक्शन और थकान के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है, मगर अब खबर आई है कि आशा भोसले का निधन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। हम बात करें कि जब पंचायत भवन बनकर तैयार होंगे तो पंचायतों की दशा दिशा दोनों बदलेगी। आपको अगर डेवलपमेंट का पैरामीटर कुछ तय करना है तो आपको किसी गांव में जाकर देखना होगा। मध्य प्रदेश में लंबे समय से श्रम देख रहे हैं। देश में मध्य प्रदेश में मजदूरों की स्थिति की बात करें तो कैसे देखते हैं? श्रम की परिभाषा बड़ी साफ है। पहले ये लिटिगेशंस में उलझता था। मोदी जी ने जब 4 वॉल्यूम तय किए और बाकी सबको अलग किया कि भाई आपको वेलफेयर के लिए ये कानून है आपका, आप इससे दाएं बाएं नहीं जा सकते, सुरक्षा का ये पैरामीटर और कानून है, आप इसके भीतर चलेंगे, तो चीज़ें अब बिल्कुल तय हो गई है। क्योंकि अगर लिटिगेशन में जाएगा तो मजदूर को कभी फायदा नहीं होता, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मध्य प्रदेश में क्या है, कैसे मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, कैसे मध्य प्रदेश गढ़ा जा रहा है, कहीं कोई कमी है? मुझे लगता है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, सब कुछ होने के बाद भी हम वास्तव में हमको नंबर 1 पर होना चाहिए। हम सौहार्द में नंबर 1 पर हैं, सब वन संपदा में, जल संपदा में हम नदियों के मायका कहलाता है मध्य प्रदेश। इतनी नदियों का जल किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 24 प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे नागरिकों को सूचना देना, उन्हें उजागर करना, उनके बीच में रिश्ता बनाना, मैं बधाई देना चाहता हूँ न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में इन 5 वर्षों में न्यूज़ 24 ने अच्छा स्थान बनाया। जब प्रारंभ हुआ था तब भी मैंने शुभकामनाएं दी थी, तब मैं केंद्र में था, और आज मैं राज्य में हूँ और जो गतिविधियों को देखता हूँ, ये रचनात्मक दृष्टिकोण से जो संवाद न्यूज़ 24 करता है वो और सशक्त हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। और भी बेहतर तरीके से समाज का अपना जो अभियान उनका चल रहा है वो ताकतवर बने, मेरी शुभकामनाएं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। मैं इस अवसर पर न्यूज़ 24 परिवार को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश को 5 साल पूरे होने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और चूँकि आपसे लगातार संपर्क रहता है तो आपकी जो लगातार 2 साल से हम देख रहे हैं सक्रियता, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसका उज्जवल भविष्य है और आगे चलकर और उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।